Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 1, week 14. Last time we have been discussing about DSCP, NAT and IP forwarding. आज हम नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें मेन जो प्रोटोकॉल है वो दो ही हैं, IP और IPv4 और ICMP-v4। मोबाइल IP को हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ बेसिकली ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो ICMP है, IGMP है और इसका IP जो मेजर एक मेन प्रोटोकॉल है वो IP, इसलिए इसको IP लेयर भी कहा जाता है। और TCP IP का नाम भी यही से है। तो ये TCP ऊपर का लेयर पे है और IP इस लेयर पे, तो TCP IP लेयर कहते हैं। क्योंकि इसमें मेजर जो पोर्शन है ना ज़्यादातर वो IP, क्योंकि तमाम पैकेट IP के पैकेट ही होते हैं। आप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम दो प्रोटोकॉल देखेंगे, ICMP और IP प्रोटोकॉल, और IGMP हम नहीं देखेंगे। ओके, तो IP का जो पैकेट है उसको हम IP डाटाग्राम भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लेक्चर में यूज करेंगे, बुक में भी है नहीं है। तो पैकेट्स यूज बाय IP आर कॉल्ड डाटाग्राम। ठीक है, जो है वो डाटाग्राम जो है IP का डाटाग्राम में जो हेडर फील्ड होती है उसके बारे में यहाँ पे तफसील से बताया गया। जो IP डाटाग्राम है उसके अंदर एक तो वो पेलोड होगा, जारी पर उसने लेयर 4 से रिसीव किया वो वाला। ठीक है, इसके अलावा हेडर वाली फील्ड, और हेडर वाली फील्ड है वो 20 से 60 बाइट्स तक हो सकती है। कम से कम इसका साइज 20 बाइट और मैक्सिमम जो है वो 60 बाइट तक जा सकता है। ये वेरिएबल लेंथ का हेडर इसमें अटैच हो जाता है, 20 बाइट से कम नहीं जाएगा। अच्छा, जो 20 बाइट्स फिक्स हैं वो ये नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि ये 0 से लेके जो 31 लिखा हुआ है, तो ये 0 से 31 का मतलब ये है कि 32 बिट्स है। तो अगर 32 बिट्स हों तो फिर इज इक्वल टू कितने बाइट्स बनता है, ये बनता है 4 बाइट। तो ये बेसिकली 4 बाइट इसकी विड्थ है। अच्छा, ये विड्थ स्टैंडर्ड रखी गई है, इसके मुताबिक ये सारा इसका जो कैलकुलेशन होती है इसके मुताबिक ही होती है। सो इसमें ये आप समझ लें कि 4 बाइट ये इस रो में 4 बाइट्स ये हैं। ठीक है जी बात, 4 बाइट ये हैं, 4 ये है, और 4 ये है, और 4 ये है। तो टोटल मिलके कितनी हो जाएंगी? 4 4 4 4 इज इक्वल टू 20 बाइट्स। तो ये वो बेसिक 20 बाइट्स हैं जो कि हर IP की हेडर में लाजमी होगी, और बाकी 40 बाइट्स 0 to 40 बाइट्स हैं, ये आपकी जो है एक्स्ट्रा ऑप्शनल फील्ड होती है या पैडिंग होती है, जिसकी वजह से ये आपका 32 बिट आपकी कंप्लीट की जाती है। ऑप्शनल फील्ड भी है। ठीक है जी बात, ऑप्शनल फील्ड, बाकी 40 बाइट ऑप्शंस में आती है। अब इसमें 4 बिट की वर्जन है। वर्जन का मतलब क्या होता है जी, कि इसमें कौन सा जो है ना बेसिकली वर्जन है IP का, 4 है या 6 है। 4 बिट की हेडर लेंथ है। ये हेडर लेंथ जो है ना ये मल्टीपल ऑफ 4 में होगी, यानी यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बाइट मिल जाएंगे। यानी हेडर लेंथ में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम, यहाँ लिखा होगा 5, क्योंकि अगर आप देखें 1 2 3 4 और ये 5, तो मिनिमम चूंकि साइज 20 है तो इसलिए यहाँ जो सबसे स्मॉल नंबर लिखा होगा वो 5 हो सकता है, ऑनवर्ड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 5 हो सकता है। अगर यहाँ 5 है तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 4 यानी कितने बिट्स हो गए, 20 बाइट्स। सॉरी, 20 बाइट्स का हेडर, ये बेसिक हेडर है इसका मतलब। अच्छा, अगर यहाँ 6 होगा तो कितना बन जाएगा, 6 इंटू 4 24। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम चूंकि साइज 60 है, और 60 को अगर आप 4 पर डिवाइड करें, 60 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें 4 पे, क्योंकि ये 4 बाइट है ना हर एक इसका रो का साइज, तो पूरी रो इसमें ऐड होती है। अच्छा, तो ये बन जाएगा 15। तो ये जी आपके पास, इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है यहाँ पर वो 15 आ सकती है। तो वैल्यू यहाँ पे 5 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 5 to 15 कोई वैल्यू भी यहाँ पे आ सकती है। जो वैल्यू भी यहाँ पे लिखी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और हमें नंबर ऑफ बाइट्स पता चल जाएगी हमारे हेडर में कितनी। तो इसके अलावा 8 बिट की सर्विस टाइप है, ये भी हम इसमें बात नहीं करेंगे। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड को। टोटल लेंथ, अच्छा ये है हेडर की लेंथ, यानी कि इस हिस्से की लेंथ, इस हिस्से, ये सारा जितना आपको नजर आ रहा है, ये सारा, इस सारे की, इस सारे, चले मैं करता हूँ। ये हेडर लेंथ का मतलब ये है कि इस हिस्से की लेंथ, यहाँ से बेहतर है। ठीक है, ये हेडर लेंथ है।
और टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ का मतलब होता है कि थ्रू आउट जितनी भी लेंथ बनती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी लेंथ बनती है इसकी लेंथ जा रही है। दिस इज द टोटल लेंथ, ठीक है। अब टोटल लेंथ में से जब आप वो आप हेडर लेंथ निकाल देंगे तो आपको किसी पता चलेगा कितना डाटा इसमें अटैच है। ये डाटा भी आपको पता चलता है डाटा कितना इसमें अटैच है। तो ये चीज इसकी बेसिक चीज। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसमें, फ्लैग, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होता है 13 बिट का, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है आज। कि टाइम टू लिव है जी, टीटीएल, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। टीटीएल क्या होता है? टीटीएल ये होता है कि जब आप कोई भी पैकेट जो है वो आप इनके सेंड करते हैं, सही है। तो टीटीएल की एक वैल्यू उसके साथ अटैच की जाती है, ये 8 बिट की वैल्यू होती है। जब 8 बिट मैंने कहा तो जैसे पता है हमें कि ये 0 से लेके 255 तक कुछ भी वैल्यू यहाँ हो सकती है। अच्छा, अब ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। विंडोज वाला कंप्यूटर जो है ना, विंडोज का कंप्यूटर 128 वैल्यूज में लगाता है, और जो है लिनक्स बेस्ड वो 64 लगाता है। राउटर्स भी आमतौर पर 64 वैल्यू लगाते हैं, सही है। ये टीटीएल की फील्ड बताती क्या है? टीटी की फील्ड जो है इसके इस्तेमाल होती है, इसका मल्टीपर्पज है। एक तो ये आपको बताती है कि आप जहाँ पे हैं वहां से लेकर डेस्टिनेशन तक रास्ते में कितने राउटर आए। अब ये बात हमें किस पता चलती है? टीटीएल की वैल्यू से पता चलती है। टीटीएल की वैल्यू लेट्स से अगर 128 थी, अच्छा, तो जब ये पहले राउटर के पास पहुंचेगी तो राउटर उसमें एक डिक्रीमेंट करेगा, उसको 127 कर देगा और नेक्स्ट राउटर के पास भेज देगा। ऐसे करते करते उसकी टीटीएल की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, जितनी कम हुई है इसका मतलब ये है कि उतने उसने राउटर क्रॉस किए। टाइम टू लिव, अब इसमें लिव वाला क्या चक्कर है? वो ये है कि अगर ये एक लूप में फंस गया पैकेट, तो ये राउटर R1 R2 को भेजता है, R2 R1 को भेज देता है, R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2, ये इस तरीके से लूप चल रहा है। तो R1 के पास आता है, डिक्रीमेंट करता है, फिर R2 के पास आता है और डिक्रीमेंट करता है। तो ये डिक्रीमेंट जो है ये कॉन्टिन्यू रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है, अनलेस ये डिक्रीमेंट होते होते जीरो हो जाए। टाइम टू लिव की फील्ड जब ये डिक्रीमेंट होते होते जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अब पैकेट को कहीं भी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी राउटर को ऐसा पैकेट मिले जिसमें टीटीएल की फील्ड जीरो हो जाए डिक्रीमेंट करने के बाद, तो वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। समझा रही बात? तो इससे आप लूप अवॉइडेंस भी कर सकते हैं इंटरनेट के अंदर। तो होता ही है कि ऐसे पैकेट्स जो हैं बहुत सारे जो कि किसी लूप में स्टक हो जाते हैं इंटरनेट के अंदर, वो ज़्यादा देर इंटरनेट के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, और वो आफ्टर दीज फ्यू नंबर ऑफ आइट्रेशन वो खुद ही डाई आउट हो जाएंगे, क्योंकि पैकेट को खुद डिस्कार्ड कर देगा, आपका राउटर डिस्कार्ड कर देता है टाइम टू लिव की बुनियाद पर। अच्छा, इसके अलावा अगर एक्चुअली में क्या होता है, जब आप ब्रॉडकास्ट का पैकेट निकालते हैं तो वो हर तरफ भेज दिया जाता है, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट फॉर्म आते हैं, वो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल नहीं होती, वो हर तरफ फैल जाती है और वो रुकती नहीं है जहाँ पे, और वहाँ पे लूप बनते हैं, वो लूप की वजह से भी आपकी ब्रॉडकास्ट फैल जाती है, ब्रॉडकास्ट फॉर्म आ जाता है। अब अगर आपके पास राउटर्स में की जो पैराडाइम के अंदर अगर आप देखें राउटर्स की दुनिया में, वहाँ पे अगर लूप बन जाए तो ये टीटीएल की फील्ड बहुत यूजफुल है ट्रैफिक को डिस्कार्ड कराने के लिए। तो आपका नेटवर्क में हर वक्त थोड़ी सी जो है ना इस तरह की एक्स्ट्रा ट्रैफिक मौजूद रहती है, जो कहीं लूप में फंस गई होती है और वो बार बार जो है ना वो आ रही होती है, और इस तरह वो थोड़ी देर के बाद लेकिन खुद ही डाई आउट हो जाती है, इसलिए वो हमेशा नहीं रहती, तो नेटवर्क आपका आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद स्टेबल होता जाता है। अच्छा, इसकी एक खास परसेंटेज होती है इंटरनेट के अंदर जो मौजूद रहती है हर वक्त, ग्रेट ट्रैफिक इसको कहा जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि ये खाम खा जो है ना कुछ टाइम के लिए आपके रिसोर्सेज को इंगेज रखती है, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पैकेट एक लूप में है और वो उसने आगे चलना नहीं। ठीक है जी बात। तो ये टाइम टू लिव की फील्ड है। प्रोटोकॉल की एक फील्ड है जी 8 बिट की, ये पता है कि ऊपर वाली लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसका ये पैकेट जो है जिसका डाटा लेके जा रहा है, ऊपर वाली लेयर कौन सी है। हमने बात की थी कि जो पे लोड कहा जाता है, जो भी आप ऊपर की लेयर से रिसीव करते हैं वो, तो पे लोड जो है वो किसका है, किस प्रोटोकॉल का है, ये 8 बिट की फील्ड होती है। आगे फिर वो हेडर चेकसम है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इन चीजों को आप समझ। अब हम आगे चलते हैं। ये बेसिक थी जो हमने आईपी के हेडर के अंदर चीजें देखी। अच्छा, ये देखिएगा आप, तो पे लोड जो है बेसिकली इसमें टीसीपी आईपी के, टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी आईजीएमपी ओएसपीएफ और किस तरह के प्रोटोकॉल जो है ना इनकी पैकेज हो सकती है पे लोड वाली साइड।
अच्छा, तो ये जो पे लोड है इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के पैकेट हो सकते हैं। तो अगर ICMP का पैकेट है तो वो प्रोटोकॉल की फील्ड जो थी उसके अंदर 1 लिखा होगा तो मतलब ICMP का पैकेट है। IGMP का 02 होगा, TCP का पैकेट है 06 होगा, UDP है तो 17 होगा, OSPF है तो 89 होगा। इससे हर प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है, वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस प्रोटोकॉल का पैकेट ये कैरी कैरी कर रहा है। An IPv4 packet has arrived with the first 8 bit as this। तो वो जो एक पैकेट रिसीव हुआ है उसके अंदर फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो ऐसी, ये आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे, ये 0100000001 ये है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया रिसीवर डिस्कार्ड द पैकेट, रिसीवर ने पैकेट डिस्कार्ड कर दिया, वजह बताएं। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप, तो इसमें जो 4 बिट्स हैं वो तो होंगी वर्जन की, क्योंकि ये फर्स्ट 8 बिट्स है ना, तो शुरू की 4 बिट्स होती हैं वर्जन और अगली 4 बिट्स होती हैं आपके पास हेडर लेंथ। तो वर्जन से पता लग रहा है कि जहाँ पे ये है ना, ये वर्जन, ये तो वर्जन है, VER वर्जन इज इक्वल टू 4, ये तो 4, अगर इसको कन्वर्ट करें तो 4 बनता है। तो वो IPv4 का पैकेट है, ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो 4 बिट्स है वो बताती हैं कि यहाँ वैल्यू है 2। अच्छा, ये हेडर लेंथ 2 है, लेकिन हम एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो द नंबर वुड बिकम 8, इस तरह यहाँ पे दिखाया गया 8 बन जाएगा। लेकिन जो 8 बन गया ये इनवैलिड हेडर लेंथ है, क्योंकि हमने कहा था हेडर लेंथ जो है वो मिनिमम जो हो सकती है वो 20 हो सकती है, मस्ट बी 20 मिनिमम। द पैकेट हैज करप्टेड ट्रांसमिशन, इसका मतलब है रास्ते में कहीं पे आपका जो पैकेट है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बदल गई है और ये 20 से भी कम रह गई है। तो इसका मतलब है कि पैकेट कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन करने में मसला हुआ, तो इस तरीके से आप एरर पकड़ सकते हैं कि ये करप्ट हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये करप्ट हुआ है। तो हमने बता दिया कि इस वजह से डिस्कार्ड हुआ कि ये पैकेट हम हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पैकेट जो है रास्ते में ये करप्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई है और इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एन IPv4 पैकेट वैल्यू ऑफ H लेंथ यानी कि हेडर लेंथ इज 1000। हाउ मैनी बाइट ऑफ ऑप्शन आर बीइंग कैरिड बाय द पैकेट। अब हेडर लेंथ जो है ना वो है 8। अच्छा, हमें एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो आप इसको 8 इंटू 4 करो तो ये बन जाएगा 32, इसका 32 बाइट का हेडर लगा हुआ है। अब 32 में से 20 जो होती है वो तो फिक्स है, वो तो बेसिक हेडर है, और जो 20 के अलावा है 12 बिट्स, ये 12 वो हैं जो कि ऑप्शन वाली फील्ड है। तो पता लगा कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शन आर बीइंग कैरिड, 12 बाइट्स, यहाँ से हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं। इन एन IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ H लेंथ इज 5, हेडर लेंथ 5 है, तो 5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 बाइट, यानी कि बेसिक हेडर है, इसमें ऑप्शन वाली फील्ड कोई भी नहीं है, मगर 20 बाइट का मिनिमम हेडर लगा हुआ है, ठीक है। एंड द वैल्यू टोटल लेंथ फील्ड इज 28, और वो हेक्साडेसिमल में। तो ये 28 है हेक्साडेसिमल में, ये टोटल की लेंथ। अच्छा, अब टोटल की लेंथ कैसे निकालेंगे जी, 28 को जरा कन्वर्ट करें ना पहले डेसिमल में, तो ये क्या बनेगा, दिस 28 इज एक्चुअली 40। तो टोटल आपके पास जो पैकेट का साइज है वो है, टोटल का है साइज 40 बाइट। उसमें से हेडर के ये 20 बाइट्स निकाल दें अगर आप, तो ये 20 बाइट अगर आप हेडर वाली फील्ड्स के निकाल दें तो आपके पास जो एक्चुअली पीछे बचता है वो है 20 बाइट। इससे पता चला कि हमारे पास जो डाटा है उसका साइज भी कितना है, 20, यानी कि पैकेट के अंदर आधा डाटा है और आधा जो है वो इजाफी इन्फॉर्मेशन, इसको हम हेडर फील्ड्स करते हैं वो है। तो ये 20 बाइट्स, द पैकेट इज कैरिंग 20 बाइट्स ऑफ डाटा, ऐसे आप ये निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। जी,
अब नेक्स्ट है ये फोर्थ एग्जांपल नंबर 4 जो है, इसमें क्या है, एन IPv4 पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट फ्यू हेक्साडेसिमल डिजिट एज। अच्छा ये सारे हेक्साडेसिमल डिजिट हैं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि इनमें से हर एक डिजिट जो है वो 4 बिट का है। ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इस तरीके से। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी हॉप्स कैन दिस पैकेट ट्रेवल बिफोर बीइंग ड्रॉप, द डाटा बिलोंग्स टू व्हाट अपर लेयर प्रोटोकॉल। अपर लेयर प्रोटोकॉल का नंबर एक तो बताए, नाम क्या है वो ढूंढे, और साथ ये बताएं कि इसमें कितनी देर पैकेट जो है वो नेटवर्क में सर्वाइव करेगा, यानी TTL की वैल्यू बताएं। असल में वो ये कहना चाहता है। तो पहले जरा देखते हैं कि TTL की वैल्यू जो है वो कहाँ होती है। ये देखें यहाँ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली 4 बाइट छोड़नी है, फिर ये वाली 4 बाइट छोड़नी है, हमें 8 बाइट स्किप करनी है। जो 9th बाइट है उसके स्टार्ट से लेके आगे 1 बाइट तक वो TTL की वैल्यू, और उससे नेक्स्ट वाली जो बाइट है वो प्रोटोकॉल की वैल्यू है। तो हमें कितनी बाइट छोड़नी है जी, हमें 8 बाइट्स को छोड़ना है। अब 8 बाइट्स को हम छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है जी बात, आए जी 8 बाइट्स को हम छोड़ते हैं। तो ये हमारी 1 बाइट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अब ये 0 1 जो है ये TTL की वैल्यू है, और 0 2 जो है ये आपकी प्रोटोकॉल की वैल्यू है। अब 0 1 का मतलब है TTL की वैल्यू जो है 1 है। अगर TTL की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब है द पैकेट विल गो 1 हॉप अवे, जस्ट एक राउटर पार करता है, क्योंकि जैसे वो 1 राउटर क्रॉस करेगा तो राउटर उसको क्या कर देगा, उसके TTL को 0 कर देगा। और ऐसा पैकेट जिसकी TTL की वैल्यू 0 हो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो डिस्कार्ड हो जाएगा पैकेट अगर आपकी TTL वैल्यू 0 रहती है। देखिए यहाँ पे 0 तो नहीं है, खैर 1 है। इसका मतलब है कि इट विल गो ओनली 1, क्या कहते हैं उसको, हॉप अवे, 1 हॉप अवे से हो जाएगा जी। ठीक हो गई बात। चलो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी बात क्या है। तो यहाँ पे सारी बात लिखी हुई है कि टाइम टू लीव फील्ड में हम 8 बाइट को स्किप करेंगे, तो वो हमारे पास प्रोटोकॉल की जो फील्ड है वो कितने बाइट्स है जी, वो है नेक्स्ट 2 बाइट जो है ना। 0 2 का मतलब क्या है कि वो अपर लेयर, 0 2 का मतलब क्या है कि अपर लेयर पे जो प्रोटोकॉल उसका नंबर 0 2 है। और 0 2 का जो नंबर है वो हमें पता है कि वो किसका है जी, वो IGMP का है। 0 1 ICMP का है, तो ये IGMP का पैकेट है एक्चुअली। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं 19.4 में एग्जांपल शो की गई चेकसम कैलकुलेशन की। जिस चेकसम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हेडर है उसके 16 बाइट्स के सेक्शन कर लेते हैं, 16 बिट्स के सॉरी टुकड़े कर लेते हैं, उनको आपस में जमा करते हैं और उसको रैप अराउंड करते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट कर लेते हैं तो चेकसम निकल आएगा। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास 16 बिट्स करनी है जी हमने। अगर 16 बिट्स करेंगे तो ये है जी, जो लाइन लगी हुई है 16 बिट वाली वो ये लाइन है, यानी कि ये लाइन है। तो ये 16 बिट्स हैं, 4 5 0 कर देंगे। चले आगे, इधर क्या है 28। 28 को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 0 0 1 C। हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे वाले में क्या है 49.153, ये है, इसको इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। 0 0 है ये सारा। तो कहने का जितना भी 4 और 17 है ये हमने एंड पे आके 4 और 17 को भी कन्वर्ट हमने ये कर लिया। अच्छा इसमें जो हमने किया वो ये किया कि जो जो अभी ये TTL की फील्ड है, ये प्रोटोकॉल की फील्ड है। अच्छा जी, तो 17 लिखा हुआ है मतलब UDP का पैकेट है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ चेकसम आना है, तो चेकसम की वैल्यू हम शुरू में 0 रखते हैं, इसलिए हमने जो है ना ये वाला 0 दरमियान में अगर आप देखें तो ये 0 आपको नजर आ रहा है कि हमने ये 0 4 और 17 के बाद ये 0 है। ये चेकसम की वैल्यू इनिशियली हमने 0 पुट की। अब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं सम। जब आप इनको अच्छा देखें, ये 10.12 ये चूंकि हमने पढ़ा था ना कि ये 32 बिट का होता है। तो जब इसको आप 16 बिट्स लेंगे यानी कि 2 बाइट लेंगे तो फर्स्ट बाइट ये होती है, सेकंड ये होती है। 10 और 12 इकट्ठे आएंगे, 14 और 5 इकट्ठे आएंगे, ऐसे 12 और 6 इकट्ठे आएंगे, 7 और 9 इकट्ठे आएंगे। इन्हें कन्वर्ट किया तो ये बनता है सम निकाला, जिसमें ये 1 कैरी आ गया, उसको आपने रैप अराउंड किया यानी कि इसमें ऐड कर दिया। जब इस आप इसमें ऐड करेंगे तो EF हो जाएगा, बाकी ये बन जाएगा 344F बन जाएगा। चेकसम कैलकुलेट करने के क्या करते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्या प्रोसीजर है, कॉम्प्लीमेंट का प्रोसीजर ये कि अगर आपके पास ऐसे कोई डाटा है 0 0 1 0, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 1 0 1। यानी कि आपने ये करना है कि जो डाटा है जहाँ पे जो आपकी बिट्स थी उनको आप क्या कर लें, जो आपकी उल्टा लें उनको। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये F है। F में क्या होता है, चारों 1 होती हैं, ये F है।
इसका उल्ट क्या होगा, इसको जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बनेगा 0 0 0 और 0, तो ये 0 0 0 0 ये बन जाएगी, ये पहली। फिर ये है 4 बिट्स, तो जब 4 बिट्स है तो 0 1 0 0 ये बनती है जी आपके पास, 4 जो वैल्यू बनती है एक्चुअली, दिस इज 4, ये 4 है। अच्छा, अगर ये 4 है तो फिर हमें उल्ट करना है, इसको उल्ट करेंगे तो 1 1 0 1, 8 और 2 10 और 11। अब चूंकि ये हेक्साडेसिमल में है तो 11 का मतलब क्या होगा, ए का मतलब 10 का मतलब ए होता है और 11 का मतलब बी होता है, इसलिए देखें ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया। नेक्स्ट सी है, सॉरी नेक्स्ट जो है वो 3 है, तो 3 होगा 0 0 1 1, इसको जब कंप्लीमेंट करेंगे तो बनेगा 1 1 0 0। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो ये 1 1 0 0 है, यानी कि ये 0 0 का मतलब अब अच्छा, ये हमने क्या किया, कंप्लीमेंट कर दिया, तो ये क्या बनता है 8 और 4 12 बनता है, 12। और ये चूंकि हेक्साडेसिमल में है तो असल में नंबर क्या बनेगा आपका, नंबर आपका बनेगा 10 जो है वो ए होता है और बी 12 12 नहीं 11 जो है ना वो होता है बेसिक आपका, 11 जो है 11 ए ए होता है 10, बी होता है 11 और सी होता है 12। तो ये 12 है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका सी बन जाएगा। अब हमारा सी बी विच ये हमारा चेकसम है। नेक्स्ट पैकेट हम भेजेंगे तो हम ये वाली वैल्यू जो है चेकसम वाली फील्ड में यहाँ पर लगा के लिख के भेजेंगे, तो चेकसम बन जाएगा। ठीक है जी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो कहता है डाटाग्राम कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये होता है, और आपको पता है कि डिफरेंट नेटवर्क के अंदर फ्रेम का साइज डिफरेंट होता है, फ्रेम साइज डिफरेंट होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, जो आपका आईपी डाटाग्राम होता है वहां पे जो साइज है वो ज्यादा होगा और वो मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जो नीचे लेयर टू है, लेयर टू के ऊपर डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट फ्रेम का साइज है। जैसे आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि जो ईथरनेट है, ईथरनेट में मिनिमम जो फ्रेम का साइज है वो कितना होता है जी, मिनिमम फ्रेम साइज जो है वो 1500 बाइट्स है, हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है फ्रेम रिले का अलग होगा, एमपीएलएस का अलग साइज होगा। ऐसे मिनिमम से मैक्सिमम की हर हर एक जो है ना पे लोड की उसकी एक एक लिमिट होती है। अच्छा, अब इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है, जब एक राउटर जो है, मैं इस डायग्राम से नहीं समझाता आपको, इस डायग्राम से समझाता हूँ, ये डायग्राम इससे समझाता हूँ। जब किसी ने डिवाइस ने डाटा भेजना है, तो फॉर एग्जांपल उसने डाटा ये भेजना था, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये इस तरह, तो ये 4000 बाइट्स बनती है, 4000 बाइट्स। अब डेफिनेटली जब इथरनेट होगा तो 4000 बाइट्स वो नहीं भेज सकता एक वक्त में, से ये कम करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया बराबर। 1400 बाइट्स ये हैं, 1400 ये हैं और फिर नेक्स्ट 1400 ये है। तो ये 14 करके ना उसने टोटल ये आपके 4000 बना लिए। अच्छा, तो एक तो आपको ये करना पड़ा, क्यों करना पड़ा बराबर हिस्सों में तकसीम, क्योंकि आगे जिस नेटवर्क में आप भेज रहे हैं वो आपका इससे बड़े साइज का पैकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये एक इशू बन गया। अच्छा, इसको वो कर लेगा। अच्छा, अब इसलिए उसने F1 F2 और F3 तीन तीन उसने जो है ना फ्रेगमेंट यहाँ पर बनाए 4000 के। क्यों 4000 का आप इकट्ठा नहीं भेज सकते, आपको ये डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा, तो उसने 3 समय तोड़ के 4 4 हजार के उसने तीन, ये चार, ये सॉरी ये चार के 1400 के, ये 1400 और ये 1200 बनता है। तो इस तरीके से उसने बेसिकली तीन फ्रेगमेंट्स बना दिए। जो ओरिजिनल आपके पास ये होता है फ्रेम, उसके अंदर आप देखें तो ये एम बिट्स कहलाती है, जो जीरो नजर आ रही है इसको एम बिट कहा जाता है। और ये 0 0 0 ये वो 13 बिट का ऑफसेट है जो कि फ्रेगमेंटेशन का होता है। अब इसका जीरो होने का मतलब ये है कि नेक्स्ट इसके बाद कोई डेटा का फ्रेम नहीं आएगा, ये इसका मतलब है इस जीरो का। और ये जो 0 0 0 ऑफसेट है, इसका मतलब ये है कि ये पहले वाले फ्रेगमेंट का ऑफसेट है। और ये ऑफसेट कैलकुलेट कैसे होता है, कि जो आपके फ्रेगमेंट की पहली बाइट का नंबर है उसको आप जो है वो 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये फ्रेगमेंट का नंबर बन जाएगा। समझ आ रही है बात। अब चलते हैं बैक साइड पे, तो ये है जी आपके पास, जब आपने इसको डिवाइड किया 0 से लेकर 39, तो आप जो फर्स्ट बाइट है उसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है वो आपका ऑफसेट बन जाता है। अब ये 1400 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं 175 बनता है, तो आपका यहाँ पे ऑफसेट 175 आ जाए। अब जब 2800 को डिवाइड करते हैं तकरीबन तीन तीन चार सालों, हेलो एक मिनट, आवाज
आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी सर। हेलो? मुझे लगा शायद आवाज़ नहीं आ रही किसी को, तो क्योंकि अच्छा, ठीक। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर ऑफसेट जो है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो किस तरह करेंगे? 1400 जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 000 है, इसको 8 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। तो ये 1400 किया तो ये आ गया। तो आप बेसिकली जो फर्स्ट बाइट का नंबर है उसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो आपको ये ऑफसेट की वैल्यू आ जाती है, वो आप यहाँ पे डाल दें। ठीक है जी बात। तो ये हम इस तरीके से ऑफसेट करेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, जब अगर तो हम ये सारे का सारा ओरिजिनल डाटाग्राम भेज सकते होते, तो हम इसको एज इट इज भेज देते। हम कहते हैं एम बिट 0 है, मतलब इसके बाद कोई और इसका पीछे और फ्रेगमेंट कोई नहीं आ रहा, तो यही है। इसके अलावा हम ऑफसेट को 000 कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला ही है, और क्योंकि इसके बाद कोई नहीं आएगा तो ये 000 ही रहेगा, और ये बेसिकली खत्म हो गई बात। लेकिन अगर हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे की गई है, F1 F2 और F3 की फॉर्म में डिवाइड किया, तो फिर हमें जो फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा उसका ऑफसेट होगा 0 0, सारी बात है। और उसमें एम बिट को 1 कर देंगे। इसका मतलब है कि देर आर मोर फ्रेगमेंट्स आउट देयर जो भी आएंगे। अच्छा, फिर F2 हमने कर लिया। F2 जो है उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास F3 भी है ना, 3 फ्रेगमेंट है। F2 के अंदर भी एम बिट 1 होगी, मतलब इसका मतलब ये कि देर आर स्टिल मोर पैकेट टू कम और फ्रेगमेंट्स टू कम। लेकिन यहाँ जो ऑफसेट की वैल्यू होगी वो हमने जिस तरह अभी कैलकुलेट की थी वैसे होगी कि हम जो फर्स्ट बाइट है 1400, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू है। F3 में भी ऐसे ही होगा बिल्कुल वहाँ। लेकिन F3 में एक चेंज जो है वो ये है कि यहाँ पे एम बिट को 0 कर दिया है। इस 0 इंडिकेट कर रहा है कि तेरा नो मोर पैकेट, नो मोर फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस डाटा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। तो सिर्फ लास्ट फ्रेगमेंट के अंदर ये एम बिट 0 होती है। अच्छा, लास्ट में भी 0 होती है, और अगर आप ओरिजिनल बाइट्स ये सारी भेज सकें सच दैट कि यहाँ देखें ना, अब आपका ये ओरिजिनल डाटाग्राम है, इसका साइज भी अगर आपके पास 1400 हो, तो इसका मतलब ये होगा कि डाटा आपका एक ही फ्रेगमेंट में जा सकता है, तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसमें देखें यहाँ पर है ये इसको ऑफसेट को भी 0 0 रखा क्योंकि डाटा सारा का सारा जा रहा है, यही पहला फ्रेगमेंट है। और यहाँ पे मोर को भी इसने 0 कर दिया, मतलब इसके बाद और कोई नहीं आएगा। तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन है एक किस्म की, दिस इज द देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हुई नहीं। अगर ये भी 0 0 है और ये भी 0 0 है, तो फ्रेगमेंटेशन हुई नहीं। हाँ, अब ये 0 है लेकिन आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, बट दिस इज द लास्ट ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट बाइट है उसका नंबर ये है, जा रही है। और अगर 1 के साथ हो कोई नंबर, तो इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, और अभी और फ्रेगमेंट्स भी आएंगे। और जो आपके पास ये वाला फ्रेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग बाइट नंबर 135, ये। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। तो जब पैकेट यहाँ से निकला, राउटर के पास पहुंचा, F1 F2 F3, F1 ने देखा, ओके। तो ये हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। जब ये पैकेट यहाँ पे F1 F2 F3 आया इस राउटर के पास, उसने देखा कि कौन सा पाथ अवेलेबल है, ये पाथ अवेलेबल, तो उसने F1 को इधर निकाल। फिर F2 आया तो उसने देखा कि इस पाथ की तरफ निकालना है। लेकिन जो ये पाथ था, इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये 1400 बाइट्स मतलब कैरी नहीं कर सकता। तो ये मैक्सिमम जो है ना, वो आपके पास 800 बाइट्स या इतनी, क्योंकि उसने बेसिकली इसको 800 में डिवाइड किया, तो मैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। 800 बाइट्स को कैरी कर सकता है। तो फिर क्या किया गया कि इस फर्दर इस वाले फ्रेगमेंट के 2 टुकड़े किए गए। इस वाले फ्रेगमेंट 2 टुकड़े जो किए गए, तो ऑफसेट हम देखें किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन एक का नाम रखा गया F2.1, यानी कि दूसरे फ्रेगमेंट का पहला हिस्सा, और F2.2 यानी कि दूसरे। ओके, तो ये 2.1 2.2 की बात हमें समझ आ गई है। तो इसलिए इसके 2 हिस्से कर। अब इसमें ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? वही जो फर्स्ट बाइट है उसको आप डिवाइड करते हैं 8 पर, तो जो आएगा वही आएगा। और जब आप 2200 को डिवाइड करेंगे 8 पर, तो ये
275 आएगा तो इस तरह। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा है इस तरीके से ये कैलकुलेशन। एंड पे जब पैकेट पहुंचेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे, तो वो ऑर्डरिंग कर लेगा किस हिसाब से, ऑफसेट्स के को यूज करते हुए वो इनको ऑर्डर कर लेगा। तो रीअसेंबलिंग भी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बाद रीअसेंबल जो है वो हो जाएंगे जाके अदर एंड। ये भी यहाँ पर इसका ही काम। तो अब हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी। कहता है जी अ पैकेट हैज अराइव्ड विद एम बिट वैल्यू 0, एम बिट उसकी 0, ठीक है जी, बस एम बिट 0। तो is this the first fragment, last fragment or middle fragment? Do we know if the packet was fragmented? अब चूंकि मिडिल वैल्यू एम वैल्यू इसकी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद कोई फ्रेगमेंट नहीं आएगा। पहले तो बात यह कि दिस कुड बी द लास्ट, तो देयर इज नो मोर फ्रेगमेंट, ये तो पता लग गया, तो दिस इज द लास्ट वन। हाउएवर हमें ऑफसेट की वैल्यू को देखना पड़ेगा कि ऑफसेट की वैल्यू 0 है। अगर इस 0 के साथ ऑफसेट की वैल्यू भी 0 है तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन अगर वो 0 के साथ यहाँ पे 0 नहीं है बल्कि कोई और कोई नंबर है तो इसके मतलब फ्रेगमेंटेशन हुई और वो ऑफसेट की फील्ड है। तो अब इसका मतलब कि यहाँ पे अभी हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट से इफ द ओरिजिनल पैकेट वाज फ्रेगमेंटेड और नॉट। हमें इसके लिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती थी हमारे पास? वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास के साथ ऑफसेट की हुई। अदर एग्जाम्पल, एम बिट वैल्यू जो है वो ये इस तरीके से 19 है, फ्लैग बेसिकली 19, तो आपका एम बिट जो है 1 है। तो वो पूछ रहा है क्या ये पहला फ्रेगमेंट है, ये लास्ट फ्रेगमेंट है और मिडिल फ्रेगमेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई? इफ m is 1 it means that there is at least one more fragment, इसके बाद कम से कम एक फ्रेगमेंट तो आएगा। अच्छा, दिस फ्रेगमेंट इज नॉट लास्ट, अगर ये लास्ट नहीं है तो फिर दिस वुड बी द फर्स्ट वन और मिडिल वन, लेकिन लास्ट तो नहीं हो सकता। तो पहले तो हम ये कंफर्म है कि ये लास्ट नहीं है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये पहला है या मिडिल वाला है, क्योंकि उसके लिए हमें मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो हमें पता हो कि बेसिकली ऑफसेट की वैल्यू क्या चल रही है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट है या लास्ट। ठीक है जी, बात आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a packet has arrived with m bit value of 1 and a fragmentation offset value 0. Is this the first fragment, the last fragment or middle fragment? अब देखिए m bit value 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दिस इज द क्या कहते हैं जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके बाद मजीद फ्रेगमेंट आएंगे, फ्रेगमेंटेशन हुई है। लेकिन ऑफसेट की जो वैल्यू है वो चूंकि 0 है, तो ये 0 ये बता रहा है हमें कि दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट, क्योंकि हमने बात की थी कि फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर ऑफसेट 0 होता है। ठीक है जी बात। लेकिन उसके साथ जो है ना वो आपकी फ्रेगमेंटेशन वाली जो फ्लैग है वो चूंकि 0 हुआ हुआ है, तो इसका मतलब 1 हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें और फ्रेगमेंट भी मौजूद है, मतलब फ्रेगमेंटेशन हुई है। अगर ये भी 0 हो, आउटसाइड की वैल्यू भी 0 हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई। आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट करता है। A packet has arrived with the offset, हाँ जी ठीक है, with the offset value is 100. What is the number of first byte? Do we know the last number of the last byte? पहले तो बात यह है कि आपके पास ऑफसेट की वैल्यू 100 है। अच्छा, तो आप अब किस तरह निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स किस तरह है? आप क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ऑफसेट निकालते हुए हमने क्या किया था, ऑफसेट निकालते हुए हमने डिवाइड किया था बाई 8। तो जब हमने वापस, अब देखिए ना, वापस हासिल करना है ऑफसेट से नंबर ऑफ बाइट्स, तो हम क्या करेंगे, ये 8 वहां चला जाएगा ना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो बेसिकली 40 100 मुझे मिल जाएगा, वापस मुझे ओरिजिनल वैल्यू नंबर ऑफ बाइट मिल जाएगा। इसलिए हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। तो दिस मीन द फर्स्ट बाइट नंबर इज 800। अब लास्ट बाइट का नंबर हम बता सकते हैं, वो हमें नहीं पता, वो हमारे पास जो डाटा है उससे हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें लेंथ ऑफ डाटा ना पता हो। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A packet has arrived with offset value 100, तो वही वैल्यू 100 है। तो 100 का मतलब ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 800 बन जाएगा। तो फर्स्ट बाइट की जो बेसिकली आपके पास फर्स्ट बाइट जो है आपके पास, उसका जो नंबर है वो 800 है। वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 5। अच्छा, 5 है तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 बाइट का बेसिक हेडर लगा हुआ है। ठीक होगी बात, 20 बाइट का हेडर लगा हुआ है। 800 बाइट जो है ना वो आपके पास बाइट का नंबर, 20 बाइट का हेडर लगा हुआ है। व्हाट इज द टोटल, अच्छा, एंड द वैल्यू टोटल लेंथ फील्ड इज 100। अब टोटल लेंथ फील्ड जो है ना, टोटल लेंथ फील्ड भी 100 है। ठीक है जी बात, टोटल लेंथ फील्ड भी 100 है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप ये 100 में से
20 बाइट्स जो है, ये वाली 20 बाइट्स, ये तो आपका हेडर था। 80 बाइट का डाटा है, ठीक है बात। तो आपने हेडर का निकाल दिया ना, 80 बाइट ऑफ डाटा इन दिस डाटाग्राम। तो इफ द फर्स्ट बाइट नंबर जो है वो 800 है, तो फिर लास्ट वाली क्या होगा, उसमें 80 ऐड करने, तो ये 879 बन जाएगा लास्ट बाइट का। देखिए हमें कम से कम और इन्फॉर्मेशन पता हो तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट बाइट का एड्रेस नंबर क्या है, लास्ट बाइट का नंबर क्या है, साइज क्या है, और इसमें हेडर की फील्ड कितनी है और डाटा कितना है, सारा कुछ बता। ऑप्शन की फील्ड सारा के 40 बाइट हो सकती है, हम बात कर सकते हैं ऑलरेडी। सिक्योरिटी का इसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ चेकसम का ही है, वो हम देख चुके हैं। एरर रिपोर्टिंग के लिए और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, वो कंपनसेट करने के लिए डेफिशिएंसी को। तो उसमें एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग जो है ना, इसके लिए ये चीज़ें रखी गई हैं। तो इसमें मैसेजेस को आईसीएमपी को बेसिकली यूज़ किया जाता है, बेसिकली आईसीएमपी वर्जन 4 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आईसीएमपी जो वर्जन 4 है, इसके अंदर आपके पास जो हम चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर, फ्रेम फॉर्मेट के ऊपर, वो ये है कि इसमें क्यूरी और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म बेसिकली। आईसीएमपी में क्यूरी और रिस्पॉन्स होता है, आपका एक एंड जो है वो क्यूरी करता है, दूसरा एंड जो है वो जवाब देता है, तो क्यूरी और रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, इसमें वो टाइप आ जाएगी, एक फील्ड कोड की है। कोड यही है कि अगर 03 लगा तो उसमें डेस्टिनेशन अनरीचेबल। 4 का मतलब है सर्च सोर्स क्विंच। सोर्स क्विंच का मतलब ये है, क्या होता है याद है ना, मैंने कहा था कि सोर्स को कहते हैं कि आप ट्रैफिक कम भेजें, ओवरफ्लो हो गया, बेसिकली कंजेशन कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होता है। रीडायरेक्शन, टाइम एक्सीड, ओके, टाइम एक्सीड, अच्छा ठीक होगा। अच्छा, जो क्यूरी मैसेज होगा, ये तो एरर रिपोर्टिंग में था, क्यूरी में 08 होगा अगर कोड, तो मतलब वो आपका रिक्वेस्ट है, और 00 है रिस्पॉन्स। और इधर जो है वो 13 एंड 14 जो है वो टाइम स्टैम्प है, रिक्वेस्ट और रिप्लाई की टाइम स्टैम्प है बेसिकली। चले, अच्छा इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो, हम चाहेंगे कि जूनियर भी हमारे साथ जो है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ तक मैंने उनको भी करवाया था, तो इसमें थोड़ा सा पास देखिए थोड़ा सा। ओके, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, ठीक है, क्यूरी मैसेज और आईसीएमपी के। आईसीएमपी के जो मैसेजेस हैं वो अ, जो आपने नाम सुना होगा पिंग का, ठीक है ना, पिंग का नाम सुना होगा, रिक्वेस्ट और रिप्लाई होता है। अच्छा, तो पिंग कैसे करता हूँ, हम जरा इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं आज सीएमपी। पिंग हम करते हैं www.google.com, ये लो। अच्छा, एक मिनट, डिटेल की फील्ड कितनी आ रही है, 17 जा रही है बात। पहली तो बात ये है डिटेल की फील्ड, और ये पिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट जा रहे हैं, उसके रिप्लाई आ रहे हैं यहाँ से, रिक्वेस्ट जा रही है और ये रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है जी बात। एक 117 है, अगर टीटीएल की फील्ड 117 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने राउटर आए दरमियान में, हमारे और गूगल के सर्वर के दरमियान में, 128 माइनस 117 जी, 11 राउटर है, 11 राउटर है हमारे और उसके दरमियान में, अभी भी यही है। अच्छा, चले हम पिंग करते हैं यूट्यूब को, उसमें देखते हैं कितने सर्वर है। 116, यानी कि 12 राउटर यूट्यूब पे। फेसबुक को पिंग कर लेते हैं, देखें जी 49। तो फेसबुक का सर्वर जो है ना वो बहुत दूर पड़ा हुआ है, 49 रहेगी फील्ड से। तो अगर आप ये इसको माइनस करें कैलकुलेटर में, तो कितने राउटर आ गए,
128 माइनस 49, 79 आउट। तो 128 जो है बेसिकली, फिर देखें सवाल ये था कि हो सकता है कि 128 कम हो जाए, तो जवाब ये इसका ये है कि ऐसा नहीं होता। आम तौर पे मतलब ये 100 को भी क्रॉस नहीं करता। ये नंबर अराउंड मतलब मैक्सिमम भी जाए तो 80 तक जाएगा, 90 तक जाएगा, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब अगर बहुत दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने, इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो टीटीपी फिर हमने देखा कि कितने राउटर दरम्यान में आते हैं, वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी कई चीज़ें जो है वो नोट करनी थी, जैसे कि हमने असल में यहाँ पे हम रिप्लाई की बात करते हैं कि ये पिंग जो है ये आईसीएमपी का ये वाला पोर्शन है जो हम क्यूरी मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट। तो बेसिकली पिंग जो है ये एक्चुअली पिंग जो है ये आईसीएमपी के एको पैकेट, ये वाले एको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये वाला पैकेट, ठीक है। ये तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि आपके पास आईपी हेडर होता है 8 बाइट का इसमें, और रेस्ट ऑफ द आईपी डाटा। तो आप इस पैकेट के अंदर जो आईपी हेडर होता है, आपके वाला जो आईपी हेडर होता है, उसके आगे आईसीएमपी का हेडर लग जाता है, और फिर वो आप उसके आगे आईपी हेडर लगा के दोबारा से नया ये आपको भेज, जारी की बात। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में ये होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में ये होता है। कंटेंट्स ऑफ डाटा फील्ड फॉर एरर मैसेज, अच्छा ये एरर मैसेज के लिए है, ये उसके लिए नहीं है, सॉरी, ये क्वेरी एंड रिस्पॉन्स के लिए नहीं है। एरर मैसेज में यही होता है कि वो बेसिकली आप एक पैकेट भेजते हैं, वो उस पैकेट के आगे आईसीएमपी का हेडर लगाते हैं, और फिर नया आईपी का हेडर लगा के भेजते हैं दोबारा। So there are several tools that can be used in the internet for debugging. We can determine, ठीक है जी बात, we can determine के जो आपके पास ये टूल है, कौन सा वाला जी, we can determine the visibility, viability और availability of a host। उसके लिए हम आईसीएमपी को के पिंग और ट्रेस राउट का हमने देखा था कमांड होती है, ट्रेस राउट की जो कमांड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखें। अच्छा यहाँ पे ट्रेस राउट नहीं होता, यहाँ पे ट्रेसर्ट होता है, ट्रेसर्ट, और वही www.google.com, ये तो ये ट्रेसर ये ट्रेस कर रहा है। तो ये देखें आपके पास ये ब्रॉडकॉम वाले राउटर पे गया, पहले मैंने इस वाले राउटर पे गया, ये अच्छा अभी यहाँ पर ये रुका हुआ है, लेकिन ये देखें, तो ये राउटर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट जिसका ये आईपी एड्रेस। तो आप देखिएगा कि ये तकरीबन अच्छा खासा वो आपको वही जो 10-11 हमने देखा था उसकी डिटेल के 10-11 राउटर दिखाएगा जिससे ये होके जा रहा है, ठीक है। जी 9 हो गए। जी 11 राउटर हो गया। तो ये किस तरह निकालता है मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है ना ये टीटीएल की वैल्यू को 1 रखता है और भेजता है, तो पहले राउटर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, वही नोट कर लेता है। फिर ये टीटीएल की वैल्यू 2 लगा के भेजता है। तो ये बेसिक, तो ये ट्रेस कंप्लीट हो गया, जैसा आगे चलते हैं। तो पिंग एंड ट्रेस राउट, तो पिंग में असल में ये करता क्या है कि जब पिंग में ये भी होता है कि जहाँ से रिस्पॉन्स, अब मैं जब पिंग करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पिंग करता हूँ किसी ऐसे, जैसे पिंग मैं करता हूँ लेट्स से कोई भी आईपी 2.2.2.2, कोई आईपी इंटरनेट का, इसको पिंग करता हूँ, इंटरनेट के अंदर कोई आईपी है। ये बड़े इंटरेस्टिंग एक जो हम अभी चीज करने लगे हैं वो ये है, मैसेज आया है रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब पता क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट 2.2.2 वाले कंप्यूटर को पहुंच रही है,
लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा। तो अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आए तो इसका मतलब ये है कि रास्ता सारा क्लियर है, एंड वाले पे मसला है। अच्छा, मैं कोई और आईपी एड्रेस दे देता हूँ जी। मैं कहता हूँ 2.3.4.5, ऐसे ही है, ऐसे 2.3.4.5, ये ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी जो है ना ये वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो कोई ऐसा आईपी एड्रेस जो एग्जिस्ट ना करता हो, फॉर एग्जांपल कौन सा, मैं कहता हूँ ये पिंग 192.168.1.242, ये आप देख रहे हैं दोनों में फर्क क्या है। एक है रिक्वेस्ट टाइम आउट और एक है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब जरा यहाँ आ जाए, ये वो एरर रिपोर्टिंग वाले नहीं है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और ये टाइम एक्सीड, ये वो है रिक्वेस्ट टाइम आउट है। तो इसमें कैसे पता चलता है, वो हम वही बात कर रहे थे कि कैसे पता चलता है। बेसिकली पता है, इस तरीके से चलता है कि आपके पास अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब ये है कि वो होस्ट एग्जिस्ट करता है, डाटा पैकेट वहां तक जा रहा है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा। इस केस में डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब ये है कि पैकेट एक जगह पे जाके रुक गया रास्ते में, एंड तक नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन तक। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरा ये कि या फिर रास्ते में कोई जो बंदा, जो राउटर मौजूद है, उस राउटर को नहीं पता कि ये पैकेट किधर होगा। तो जिसको जहां तक मालूमात होगी वहां तक तो ये जाएगा, और जहां पे जिससे आगे मालूमात नहीं होगी वहां पे आके यानी कि ये रिस्पॉन्स आएगा कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और जो ये कहेगा वो अपना आईपी एड्रेस साथ जाएगा कि रिप्लाई फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब ये मेरा अपना जाती आईपी है। तो हुआ क्या, मेरे क्या किया, मेरे कंप्यूटर ने आर किया, पता लगाने की कोशिश की कि इसका जो है ना बेसिकली क्या है मैक एड्रेस, उसको नहीं मिला। तो उसने कहा कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और ये मेरा कंप्यूटर खुद कह रहा है कि ये डेस्टिनेशन जो है ना अनरीचेबल है, ये है ही नहीं, ये वाला राउट नेट सॉरी कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता आपके इसमें, जिसका ये आईपी हो आपके नेटवर्क में। अच्छा, ये आईपी एड्रेस अगर कोई मुख्तलिफ में डाल दो, फॉर एग्जाम्पल पिंग 10.10.10.10, ये कर दो, ठीक है जी बात, ये कर लिया। मैं इसकी जगह पे कर लेता हूँ जी 192.10.20.25, ये कर लेता हूँ। ये भी टाइम आउट है। लेकिन ऊपर देखिए टीटीएल एक्सपायर्ड भी आ गया रास्ते में, यानी कि इसको पिंग करते करते वो इतनी दूर चला गया कि वहां से वो रिस्पॉन्स, उसका टीटीएल एक्सपायर हो गया। और ये किसने कहा कि टीटीएल एक्सपायर हो गया? जहां जाके उस टीटीएल की वैल्यू क्या हो गई होगी, तो जीरो हो गई होगी, उस राउटर ने कहा है कि 202। ये तो मैं अगर इसको पिंग करूं 202.125.128.173, जहां से रिस्पॉन्स आया, तो देखिए आप टीटीएल की वैल्यू कितनी आ रही है, 251। आ रही है बात आपको? तो ये बेसिकली वो जो राउटर है वो कह रहा है, जिसने जहां जाके टीटीएल एक्सपायर हुई थी वो मैसेज कर रहा है कि आपकी टीटीएल एक्सपायर होगी है। तो होता ये है कि ये रिस्पॉन्स, अब हम बात करते हैं जाता कैसे बेसिकली। पहले रास्ते में टीटीएल की वैल्यू को 1 रख के पैकेट भेजा जाता है, तो फर्स्ट राउटर में जाएगा, वहां पे टीटीएल एक्सपायर होगी, जवाब आ जाएगा वापस। फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फाइनल पे,
हत्ता के रास्ते में आने वाला आखिरी राउटर पे जाएगा और वापस आ जाएगा। उसके बाद एक और टीटीएल बढ़ा के, यानी कि जो भी थी, फॉर एग्जांपल 10 राउटर से तो टीटीएल को 11 करके भेजते हैं। जब टीटीएल को 11 करके भेजेंगे तो जब पैकेट 10वें राउटर से आगे जाएगा तो अब उसने एंड में डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा, तो डेस्टिनेशन अब रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह होता है कि रास्ते में आने वाला हर राउटर रिस्पॉन्स करता है इसको। ये बेसिकली फर्स्ट राउटर को किया, फिर दूसरे को किया, लेकिन आप एक कमांड देते हैं कि पिंग इस आईपी एड्रेस को पिंग करो, तो ये रास्ते में आने वाले तमाम को रिक्वेस्ट भेजता है, वन बाई वन डिस्कवर करता जाता है पास, और फिर आखिर वाले पॉइंट पे टीटीएल बढ़ा बढ़ा के इस तरीके से भेजता है। तो 19.11 द फॉलोइंग शोज हाउ वी सेंड अ पिंग मैसेज टू द anniversary anniversary a university to a university.edu site. We send the identifier field in the request and reply message and start sequence number from 0. This number is incremented by 1 each time a new message is sent. Note that the ping can calculate the round trip time. It inserts the sending time in the data section of the message. When the packet arrives, it subtracts the अराइवल टाइम फ्रॉम द डिपार्चर, उसको टाइम राउंड ट्रिप टाइम मिला। ये देखें यहाँ पे, अगर आपको हेडर में दिखाऊंगा, ये कोड तो पता लग गया, कोड है, चेकसम है, सीक्वेंस नंबर है और आइडेंटिफायर है। देखिए जहाँ पे भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज होंगे ना, वहाँ पे आइडेंटिफायर, जिस तरह हमने देखा था नेट में था, आइडेंटिफायर क्या करता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके लिए एक रैंडम नंबर को चूज करेगा, वो इसका आइडेंटिफायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 00010 उसने चूज कर लिया एक नंबर। अब जब रिस्पॉन्स वापस आया तो रिस्पॉन्स उसको हो सकता है और भी आए, तो जिसका रिस्पॉन्स नंबर 010 होगा तो वो अब मैच कर लेगा कि इस रिक्वेस्ट का ये रिप्लाई है। रिक्वेस्ट और रिप्लाई को मैच करने के लिए वो ये आइडेंटिफायर को यूज करता है। और जब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वहां पे आप सीक्वेंस नंबर 1 लगाते हैं, जब आप दूसरी सेंड करते हैं तो 2 लगाते हैं। इस तरीके से आप उसको सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेज रहे होते हैं। तो सीक्वेंस नंबर और ये बाकी चीजें सारी उसमें आ जाती है। तो ये ठीक है। So we set the identifier field in the echo and request message and start the sequence number from 0. This number is incremented 1 each time a new message is sent. Note that the ping can calculate the round trip type, और round trip type वो कैसे कैलकुलेट करती है, इस तरह करती है कि यहाँ पे टाइम का भी है, अगर आप देखें टाइम की फीड भी होती है डेटा सेक्शन के अंदर। यहाँ पे वो टाइम का जो है ना वो टाइम स्टैम्प, यानी कि जो करंट टाइम होता है वो भेज देता है, और जब रिस्पॉन्स होता है उस टाइम फिर टाइम नोट कर लेते हैं। जब उसने रिक्वेस्ट की टाइम नोट किया, जब उसका रिस्पॉन्स आया टाइम नोट किया। इससे क्या पता चल गया कि यहाँ से लेके वहां तक जो डेस्टिनेशन है कितना टाइम लगा, और वापस आने का राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। जाने और प्लस आने का जो टाइम है राउंड ट्रिप टाइम कितना लगा, तो इससे वो पता लगा लें। तो पिंग आपने किया इसको, तो ये बता रहा है 64 बाइट आप पिंग कर रहे हैं, और आईसीएमपी का ये सीक्वेंस नंबर 0 है, टीटीएल 62 है, टाइम ये है। तो ये इस तरीके से आईसीएमपी का सीक्वेंस नंबर बेसिकली वो बढ़ा रहा है। अगर आप देखें ना अभी जो हमने भेजा था यहाँ पे, तो ये हमारा पैकेट नंबर 1 2 3 था ये, तो इसमें सीक्वेंस नंबर 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा। तो सीक्वेंस नंबर राउटर जो है ना वो आपको सीक्वेंस नंबर दिखाता है साथ, कंप्यूटर आपको सीक्वेंस नंबर नहीं दिखाता, खासतौर पर विंडो बेस्ड हो, ठीक है, लिनक्स बेस्ड हो या आपका जो है ना आप खुद राउटर में बैठ के पिंग करें तो फिर उसका रिस्पॉन्स होता है, उसमें दिखाता है आपको सीक्वेंस नंबर क्या है। अब ये ट्रेस राउट की एग्जांपल चल रही है, देखो टीटीएल को 1 करके हमने कहा था, उसने भेजा, तो पहले वाले राउटर ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है ये बात कि यहाँ तक ये हो गया। तो उसने अपने पास ट्रेस राउट, अगर देखें जो ट्रेस राउट हमने किया था, मैं वहां लेके चलता हूँ, ट्रेस राउट जो किया था ये पहले वाले को भेजा, उसका रिस्पॉन्स उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी कि ये राउटर है, उसका ये आईपी है, और वो आपसे इस फर्स्ट हॉप पे है। फिर टीटीएल 2 करके भेजेगा और नोट करेगा। नेक्स्ट टाइम अब टीटीएल क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। इसके बाद अब वो नहीं कि दो राउटर आगे जाएगा। जब टीटीएल 2 हो गई तो जहां पे जाके टीटीएल, अब ये यहाँ पे जब इस राउटर के पास आई तो 2 से 1 हो गई, जब यहाँ से यहाँ आई तो वो 1 से 0 हो गई। जैसे ही वो 0 हुई तो जिस राउटर पे 0 होती है उसका ये काम होता है कि वो सोर्स को बता दे कि आपकी टीटीएल एक्सपायर होगी। तो जब ये रिस्पॉन्स करता है वापस, तो इस रिस्पॉन्स से वो पता लगा लेता है कि ये रिस्पॉन्स किसने किया है, वो राउटर कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और वो ये अपने पास नोट करके आपको दिखा देता है कि ये यहाँ पे मैंने सेकंड भेजा तो ये इसने रिस्पॉन्स किया है, ये 18 मिली सेकेंड लगे, और ये सारा उसने नोट कर। ठीक है जी बात। सिमिलरली फिर वो नेक्स्ट के लिए भेजता है टीटीएल, और फिर जब आप कंप्यूटर पे जाएगा तो आप कंप्यूटर से रिस्पॉन्स आ जाएगा
तो ये तो आपके जो है ना टीटीएल एक्सपायर का मैसेज आ रहा है, ये आपका एंड पे वो एको का रिप्लाई आएगा एंड। ये देखिए, तो ये ट्रेस आउट का मैसेज था, टाइम एक्सीड का आ गया, और ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज आ जाएगा, या डेस्टिनेशन अवेलेबल जो भी है, या उसकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आएगा तो अगर अवेलेबल टाइम आउट हो जाएगा तो मतलब उसने रिप्लाई नहीं किया, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह के मैसेज आ जाएंगे। तो ये इस तरह एक टीटीएल को इंक्रीमेंट कर करके वो आगे जाता है। इन ICMP the checksum is calculated over the entire message, header and data। आईपी के अंदर हम क्या करते थे जी, आईपी के अंदर हम क्या करते थे, चेकसम किस तरह कैलकुलेट करते थे, अगर आप देखें हेडर का चेकसम निकालते थे, याद रखिएगा। आईपी का जो प्रोटोकॉल है ये वाला, जहाँ पे हम ये हेडर जो हमने चेकसम निकाला था, ये वाला चेकसम, आईपी जो है, आईपी के अंदर ये सिर्फ हेडर का चेकसम होता है, याद रखिएगा। ये जो चेकसम है ये हेडर का चेकसम है। देखिए जो आईसीएमपी का हेडर है, जहाँ पर जो आईसीएमपी की हम बात कर रहे हैं, आईपी के अंदर सिर्फ हेडर का चेकसम होता है, और आईसीएमपी के अंदर वो सबका पूरे हेडर प्लस डाटा सबका चेकसम कैलकुलेट करता है, कंप्लीट। तो चेकसम जो है वो कंप्लीट कैलकुलेट करता है। ठीक है जी बात। तो फिगर 19 में शोज एन एग्जांपल ऑफ चेकसम कैलकुलेशन फॉर द सिंपल एको रिक्वेस्ट मैसेज, वी रैंडमली चूज द आइडेंटिफायर टू बी 1 एंड सीक्वेंस नंबर 9, द मैसेज डिवाइडेड 16 बिट, वही, और उसके बाद वो चेकसम के साथ वो हमें बताएं, वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये डाटा है, सॉरी ये हेडर फील्ड है, और ये नीचे टेस्ट का आपका ये डाटा है। तो ये है जी आपके पास सारा। तो ये आपने 8000 था, इसको आपने कैलकुलेट किया सारा, एंड पे आपने जब वो रैप अराउंड किया, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट कर दी चेकसम की वैल्यू आप, तो आपने हेडर प्लस डाटा का चेकसम कैलकुलेट किया, और वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, शुरू में हम क्या करेंगे, शुरू में हम इसको 0 रखते हैं। तो ये एंटायर इज कैलकुलेटेड ओवर द एंटायर मैसेज, हेडर प्लस डाटा दोनों का कैलकुलेट किया। ये चलो यहाँ पे, तो दैट्स इट जी। ये आज के लिए इतना था हमारा सेशन, और इसमें हमने आज जो है वो बेसिक 2 प्रोटोकॉल कवर किए हैं। एक आईपी प्रोटोकॉल, वो कैसे, उसकी फील्ड्स क्या हैं, उसमें मुख्तलिफ फील्ड को हमने डिस्कस किया, टीटीएल, और इस तरह फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। आईपी फॉरवर्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, और इसके अलावा हमने एक चीज़ और नोट की, और वो चेकसम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आईसीएमपी, एको रिस्पॉन्स, पिंग क्या होता है, ट्रेस राउट क्या होता है, ये हमने डिस्कशन की। और ये आईसीएमपी के पैकेट होते हैं जो कि कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेटवर्क में अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पिंग आमतौर पर, ट्रेस राउट जो है वो भी इसका हिस्सा है। ट्रेस आउट कैसे काम करता है, ये हमने देखा कि वो टीटीएल को बढ़ा बढ़ा के भेजता है, तो उसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी बात। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन?